के वेलकम बैक गाइस। हमने देखा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमने देख लिया था। इलास्टिसिटी मतलब क्या था? सेंसिटिविटी। प्राइस कितना चेंज हो रहा है, X% प्राइस चेंज हो रहा है तो डिमांड पे कितना असर गिरेगा, इसका जो मेजरमेंट था उसे हमने कहा था इलास्टिसिटी। उसका फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द फैक्टर। तो प्राइस सेंसिटिविटी में फैक्टर क्या था? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस क्या है? एक फैक्टर। अब प्राइस को चेंज करके कोई दूसरा फैक्टर ले ले, अगर हम इनकम ले ले तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होगा? सेम रहेगा, बस प्राइस की जगह क्या आ जाएगा? इनकम। प्राइस की जगह आ जाएगा इनकम। तो फॉर्मूला रहेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ओके, सिंपल फार्मूला था। आई होप आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ में आया था। अब आगे का पढ़ते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब पढ़ेंगे इनकम इलास्टिसिटी। अगर इनकम चेंज होती है किसी की, अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो उसका डिमांड पे क्या असर गिरता है, उसका डिमांड पे क्या असर होता है वो देख रहे हैं अभी हम। तो वही सेम फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा, प्राइस का और डिमांड का कैसा रिलेशनशिप था? प्राइस का और डिमांड का इन्वर्स था। प्राइस का और डिमांड का इन्वर्स था। प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम होती थी, प्राइस कम होती थी तो डिमांड बढ़ती थी। क्यों? और इसे ही तो हम क्या कहते थे? लॉ ऑफ डिमांड। इसे ही तो हम कहते थे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में अदर थिंग्स कैसे थे? अदर थिंग्स कांस्टेंट थे, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट थे। फैक्टर्स को इकोनॉमिक्स में क्या नाम बोला है? डिटर्मिनेंट्स। फैक्टर्स मतलब ही डिटर्मिनेंट्स। तो अदर फैक्टर्स, अदर डिटर्मिनेंट्स क्या थे? कांस्टेंट। अब इनकम इलास्टिसिटी, अब इनकम का और डिमांड का कैसा संबंध है? डायरेक्ट। इनकम का और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा खर्चा भी बढ़ता है, खर्चा बढ़ता है मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। अगर हमारी इनकम कम होती है तो हमारा एक्सपेंसेस कम होता है, एक्सपेंसेस कम हुआ मतलब हमने डिमांड कम कर दी प्रोडक्ट की। तो इनकम का और डिमांड का कैसा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कैसा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ओके, इसका आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, प्लस साइन आएंगी। पिछले वाले में हमने देखा प्राइस इलास्टिसिटी में आंसर हमारा माइनस आ रहा था। माइनस आ रहा था मतलब क्या था? इन्वर्स रिलेशनशिप है। मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स रिलेशनशिप मतलब प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है। तो उल्टा हो रहा था, इसलिए नेगेटिव साइन आ रही थी। नेगेटिव साइन जैसे कि डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या था? Q1 माइनस Q0। और डेल्टा पी, इसका फॉर्मूला क्या था? P1 माइनस P0। अब अगर प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है मतलब अभी अगर P0 100 है और प्राइस बढ़ रही है तो P1 समझ लेते हैं 120। तो डेल्टा पी क्या आ गया हमारा? 120 माइनस 100, 20 आ गया। अब प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। तो क्वांटिटी डिमांडेड पहले 100 थी, अब 100 से क्वांटिटी कम होगी 80 हो रही। अब इसका फॉर्मूला क्या है? 80 माइनस 100, तो ये क्या आ रहा है? -20 आ रहा है। कितना आ रहा है? -20। तो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। तो -20 अपॉन 20 इक्वल्स टू -1। तो ये जो -1 है, ये -1 क्या डिनोट कर रहा है? इन्वर्स रिलेशनशिप है। क्या डिनोट कर रहा है? इन्वर्स रिलेशनशिप है। मतलब प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, ये वो डिनोट करता है। लेकिन इनकम के केस में क्या है? इनकम के केस में हमारा आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ेंगी, अगर हमारी इनकम बढ़ गई तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी। इनकम बढ़ गई तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो देख लेते हैं, Q1 Q0 है, ठीक है। और डेल्टा आई क्या है? I1 माइनस I0। Q1, अगर पहले हमारी इनकम 100 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड
100 थी, अब हमारी इनकम 100 से बढ़ के 150 हो गई, तो इसकी क्वांटिटी भी कुछ बढ़ गई। मैं एग्जांपल में 150 ही ले रहा हूँ, तो क्या आ रहा है 50 डिवाइड बाय 50, तो क्या आएगा 50 डिवाइड बाय 50 क्या आएगा 1, पॉजिटिव आएगा। 1 मतलब ही क्या, 1 मतलब ही क्या +1, मतलब सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। तो यही उसका फॉर्मूला है। अगर आपको प्राइस इलास्टिसिटी समझ में आ गया तो इनकम इलास्टिसिटी समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। सेम कॉपी पेस्ट है, सेम कॉपी पेस्ट है। अब इसमें भी टाइप्स, वहाँ जो टाइप्स थे वैसे ही। अगर निगेटिव डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स एज इनकम राइजेज, द ट्रेंड इज विजिबल इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं कि हर बार जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। अगर हमारी बेसिक लॉ क्या है, बेसिक इनकम फैक्टर का क्या है कि अगर हमारी इनकम बढ़ गई, अगर हमारी इनकम बढ़ गई तो हमारा कंजम्पशन बढ़ जाएगा, हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे। इसी का मतलब क्या कि हमारी डिमांड बढ़ जाएंगी। इसी का मतलब क्या, डिमांड बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की। लेकिन हमने कुछ एक्सेप्शन देखे थे। एक्सेप्शन में देखा था हमने इन्फीरियर गुड, इन्फीरियर गुड्स। अब अगर हम खाते हैं अभी बाजरा, ठीक है, बाजरा खाते हैं, क्यों? क्योंकि हम वीट अफोर्ड नहीं कर सक रहे, वीट महंगा है। बाजरा है 20 रुपये किलो, वीट है 30 रुपीज़ के जी, ठीक है, 30 रुपीज़ के जी। तो हम वीट अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम बाजरा खा रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमारी इनकम बढ़ गई, अब अगर हमारी इनकम बढ़ गई तो क्या आज भी हम बाजरा खाएंगे क्या? अगर हमारी इनकम बढ़ गई तो लॉजिकली क्या है, अगर हमारी इनकम बढ़ गई तो बाजरा की डिमांड बढ़नी चाहिए थी। इनकम बढ़ गई तो बाजरा की डिमांड बढ़नी चाहिए थी। लेकिन जैसी हमारी इनकम बढ़ गई तो हमने बाजरा का कंजम्पशन बंद कर दिया, हमने बाजरा का कंजम्पशन बंद कर दिया और वीट का कंजम्पशन स्टार्ट कर दिया। मतलब इनकम बढ़ने के बावजूद भी डिमांड कम हो रही है। इनकम बढ़ने के बावजूद भी डिमांड कम हो रही है, किसकी? बाजरा की। तो इसे क्या बोलेंगे हम? निगेटिव डिमांड। इसे क्या बोलेंगे हम? निगेटिव डिमांड। इनकम बढ़ने के बाद में डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन इनकम बढ़ने के बाद भी डिमांड कम हो गई, इसलिए इसको हमने नाम दिया नेगेटिव डिमांड। तो नेगेटिव डिमांड और अ कमोडिटी फॉर अ कमोडिटी फॉल्ट एज इनकम राइजेस। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ी तो हमने क्या किया, बाजरा का कंजम्पशन बंद कर दिया, तो बाजरा की डिमांड कम हो गई और दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। द ट्रेंड इज़ विजिबल इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। लिख लेना है आपको यहाँ पे बाजरा, लिख लो यहाँ पे बाजरा। ज़ीरो डिमांड फॉर अ कमोडिटी डज नॉट चेंज एज इनकम चेंजेस। ऐसी कुछ कमोडिटी जब हमारी इनकम बढ़ जाती है फिर भी उसकी डिमांड कांस्टेंट रहती है। सोच के बताओ, हमारी इनकम बढ़ गई लेकिन फिर भी डिमांड कैसी है? कांस्टेंट है, फिर भी कांस्टेंट डिमांड है। इनकम बढ़ गई फिर भी कांस्टेंट डिमांड है, क्या हो सकता है? इसेंशियल गुड्स। इसेंशियल गुड्स कैसे कि लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिसिन, सॉल्ट्स, लिख लो, इसेंशियल सॉल्ट, वाटर, मेडिसिन। एग्जाम्पल चलना आपको बाद में जब आप पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा। हो सके तो ये थोड़ा जो मैं लिखता हूँ इतना रफ में, वो भी जैसे कि ये जो एग्जांपल मैंने न्यूमेरिकल, एक हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल लिया, ये भी लिख लो। अभी चाहे तो आप, मैं एक 30 सेकेंड देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप फेयर में लिख लेना कि प्राइस वाला नेगेटिव कैसा आ रहा है और इनकम वाला पॉजिटिव जनरली कैसा आता है। इनकम वाला भी आंसर हमारा नेगेटिव आता है, जैसे कि ये इन्फीरियर के केस में हमारा नेगेटिव आएगा बाजरा, ये केस में हमारा आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। ग्रेटर दैन ज़ीरो बट लेस देन वन, ग्रेटर दैन ज़ीरो, ग्रेटर दैन ज़ीरो बट लेस देन वन, ठीक है। डिमांड फॉर कमोडिटी राइजेस इन प्रपोर्शन टू अ राइज इन इनकम। ये कैसे है कि अगर हमारा इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है, ये नॉर्मल केस है। हमारा इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है। यूनिटी, डिमांड फॉर कमोडिटी राइजेस इन द सेम प्रपोर्शन। अगर हमारी 10% से इनकम बढ़ गई तो डिमांड भी 10% से बढ़ जाएंगी। हमारी इनकम 50% से बढ़ गई तो डिमांड भी 50% से बढ़ जाएंगी। हमारी इनकम 30% से कम हो गई तो प्रोडक्ट की डिमांड भी 30% से कम हो जाएंगी। तो इसे क्या बोलते हैं? यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या होता है? वन। यूनिटी मतलब वन, वन मतलब सेम प्रपोर्शन, मतलब सेम प्रपोर्शन, सेम प्रपोर्शन, ठीक है। ग्रेटर दैन यूनिटी, ग्रेटर दैन यूनिटी मतलब अगर हमारी ये ऐसा लिख लेना है आपने, अगर हमारी इनकम बढ़ती है 10% से
डिमांड बढ़ जाती है 20% से। अगर हमारी इनकम बढ़ती है 30% से, तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है 42% से। 42 मतलब इससे ज़्यादा जितनी हमारी इनकम बढ़ी या जितनी हमारी इनकम कम हुई, उससे ज़्यादा इफेक्ट इसमें आएगा। अगर हमारी इनकम 10% से कम हुई, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड 20% से कम हो जाएंगी। हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स हैं, हाँ। 20 का 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 10.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस जो बेसिक है उससे ज़्यादा, ग्रेटर देन 1, ये जितना भी हुआ, हमारा इनकम जितना भी बढ़ा, उससे थोड़ा ज़्यादा डिमांड बढ़ा। हमारा इनकम जितना भी कम हुआ, उससे थोड़ा ज़्यादा डिमांड कम हुआ। अब देखते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा था कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है, डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। देर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि हमने देखा था प्राइस, इनकम, रिलेटेड गुड्स, पॉपुलेशन, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, जियोलॉजी, फैशन, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जिस पे प्रोडक्ट की डिमांड डिसाइड होती है। रिलेटेड गुड्स में हमने दो देखा था, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक था सब्सटीट्यूट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट। तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या बोलती है? क्रॉस इलास्टिसिटी बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री सब्सटीट्यूट के लिए समझ लो। तो कॉम्प्लीमेंट्री का हमने एग्जांपल देखा था पेट्रोल एंड कार। पेट्रोल के बगैर कार चलेगी क्या? नहीं। मस्त मैंने BMW ले लिया, BMW में मैंने पानी भर दिया और चालू किया, होगी क्या? नहीं। धक्के लगाया, होगी क्या चालू? नहीं। उसके लिए क्या लगेगा? पेट्रोल। तो पेट्रोल के बगैर कार की कोई कीमत नहीं है ना। और उसी तरह सब्सटीट्यूट में हमने देखा था टी, कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी। अगर टी नहीं है तो कॉफ़ी चल जाएगी, कॉफ़ी नहीं है तो टी चल जाएगी, है ना। अच्छा, इसमें टी कॉफ़ी सब्सटीट्यूट है, लेकिन इसमें कैसे, इसके भी एक्सेप्शंस रहते हैं। जैसे कि हैबिट, कई लोग होते हैं जिन्हें तो सिर्फ चाय चाहिए, सुबह शाम दिन रात चाय ही चाय चाहिए। उनके बॉडी में खून से ज़्यादा चाय रहती है, उनके बॉडी में खून से ज़्यादा चाय है। तो उन्हें अगर हम बोल दें कि चाय नहीं है, तो वो पागल हो जाते हैं, तो उनको कॉफ़ी नहीं चलेंगी। ऐसे केस में उनको टी मतलब टी। हैबिट्स क्या है? एक्सेप्शंस है, हमने एक्सेप्शंस वगैरह में देखा था। हैबिट है तो वो एक्सेप्शंस है, वो लॉ ऑफ डिमांड वगैरह कुछ काम नहीं पड़ता है फिर। ठीक है, प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, हमने एग्जांपल लिया था कबीर सिंह का। प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, वो अल्कोहल कंज्यूम करेगा मतलब करेगा ही, उसे अल्कोहल कंज्यूम करना है मतलब करना ही है। ठीक है, तो हम देख रहे थे क्रॉस इलास्टिसिटी। हम क्या कर रहे थे कि जो प्रोडक्ट है, जैसे कि हमने एक प्रोडक्ट लिया, हमने प्रोडक्ट लिया टी। अब हम देख रहे थे, हमने लिया टी, तो प्राइस इलास्टिसिटी में हमने क्या किया, अगर टी की प्राइस चेंज होती है तो टी के डिमांड में कितना असर होता है, ये हमने प्राइस इलास्टिसिटी में देखा। इनकम इलास्टिसिटी में हमने देखा कि लोगों की इनकम कम ज़्यादा होती है तो टी के कंजम्पशन में क्या असर पड़ता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस, क्रॉस मतलब टी, कॉफ़ी। अब अगर टी की प्राइस चेंज होती है तो कॉफ़ी की डिमांड में क्या असर गिरेगा? ठीक है, अगर टी की प्राइस चेंज होती है तो कॉफ़ी की डिमांड में क्या असर गिरेगा? इसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। मतलब प्राइस चेंज किसकी हो रही है? टी की, लेकिन असर किस पे पड़ रहा है? कॉफ़ी पे। प्राइस चेंज हो रही है टी की, असर गिर रहा है कॉफ़ी पे। तो इसका भी फॉर्मूला वही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कॉफ़ी अपॉन परसेंटेज चेंज ऑफ टी। ठीक है, अब
इसमें ध्यान में देने वाली बात है सब्स्टिट्यूट गुड्स, सोच के बताना, वीडियो पॉज कर लेना, लिख दो। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में ये आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव। यस, सब्स्टिट्यूट के केस में आंसर आएगा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव सर? क्योंकि अगर टी की प्राइस बढ़ गई, अगर टी की प्राइस बढ़ गई तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएंगी। क्यों? टी की प्राइस बढ़ गई तो लोग टी का कंजम्पशन कम कर देंगे, कॉफ़ी की प्राइस कम है तो लोग टी से कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो कॉफ़ी पे शिफ्ट हो गए मतलब कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। हमने पढ़ा था ये पहले दिन लॉ ऑफ डिमांड के केस में, अगर टी की प्राइस बढ़ती है, टी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाएंगी, लेकिन लोगों को कुछ ना कुछ तो पीना है, तो टी का सब्स्टिट्यूट है चाय। तो जो लोग पहले चाय पीते थे अब वो कॉफ़ी पीने लगेंगे, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएंगी। टी की डिमांड, टी की प्राइस बढ़ी तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई, तो ऊपर का भी पॉजिटिव नीचे का भी पॉजिटिव, तो आंसर आ गया पॉजिटिव, है ना, आंसर आ गया पॉजिटिव। और वही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होगा? आंसर आएगा नेगेटिव, आंसर आएगा नेगेटिव। क्यों? अगर मान लो पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, या मान लो कार की प्राइस बढ़ गई, पेट्रोल है और कार है, कार की अगर प्राइस बढ़ गई तो पेट्रोल की भी डिमांड कम हो जाएंगी। कैसे? पेट्रोल की कार की प्राइस बढ़ गई तो लोग कार कम खरीदेंगे, कार कम खरीदेंगे तो पेट्रोल कम बिकेगा, है ना। तो अगर पेट्रोल कार की प्राइस बढ़ी तो पेट्रोल की डिमांड कम हुई, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव आंसर आएगा। कैसा आंसर आएगा? नेगेटिव। तो देखते क्रॉस इलास्टिसिटी, ये आपको थ्योरी पढ़ना है, आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसा है क्या है। द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई कमोडिटीज में बी सब्सटीट्यूटिव, एक तो वो सब्सटीट्यूट हो सकते हैं एज इन केस ऑफ टी एंड कॉफ़ी, हमने देखा, और कॉम्प्लीमेंट्री एज इन द केस ऑफ बॉल पेन्स एंड रिफिल्स। एक और एग्जांपल दे दिया इन्होंने, पेन और उसकी रिफिल, रिफिल के बगैर पेन की कोई कीमत नहीं, रिफिल तो जान है हमारे पेन की। मेन मेजर्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी विद डिस्क्रिप्शंस आर एज फॉलोज। क्रॉस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, कमोडिटी एक्स इज नियरली अ परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ कमोडिटी वाई। इन्फिनिटी मतलब अगर मान लो चाय की कीमत ज़रा सी भी बढ़ी, अगर चाय की कीमत सिर्फ 5% से भी बढ़ गई तो कॉफ़ी की डिमांड एकदम बहुत ज़्यादा आसमान छू लेंगी। ये कैसा हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स है, हाइपोथेटिकल है ये, सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ने में, ये रियल लाइफ में परफेक्ट सब्सटीट्यूट किसी का नहीं है, परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है। लेकिन क्रॉस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी बोल रहा है वो, तो इसका मतलब क्या बोल रहा है वो, कि अगर एक कमोडिटी एक्स की प्राइस ज़रा सी भी बढ़ी तो उसका जो सब्सटीट्यूट है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड बढ़ जाएगी, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी अगर ज़ीरो है, अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई लेकिन दूसरे की डिमांड में कुछ भी असर नहीं, एक की प्राइस कम हो गई तो डिमांड में कुछ भी असर नहीं, तो क्या है, इन दोनों में कोई रिश्ता ही नहीं है, इन दोनों में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, इसका मतलब नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेटेड। अब मान लो पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, क्या मोबाइल की डिमांड कम ज़्यादा होंगी? क्या पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो मोबाइल की डिमांड कम ज़्यादा होंगी? क्या क्या सर कुछ भी बोल रहे हो, पेट्रोल मोबाइल का क्या संबंध? कुछ भी नहीं। तो ये क्या हो गया? नॉट रिलेटेड। क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मतलब कैसे है वो? कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे कि पेट्रोल और कार, कार की प्राइस बढ़ गई तो पेट्रोल की डिमांड कम हो गई, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव असर हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव असर हो रहा है। और इसमें हम वही जो ऊपर मैंने लिखा वगैरह ये इस तरह से होंगे तो आप ऐसा कुछ हो जाएगा, वो नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो, 2 घंटे बाद, एक दिन बाद फिर से देख सकते हो, ये वीडियो 1-2 दिन तक के अपलोडेड रहेगा, ठीक है। तो दस इफ क्रॉस इलास्टिसिटी अप्रोचेस इन्फिनिटी, जैसे जैसे हमारी नंबर लाइन कैसी होती है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक,
1 2 3 4 5। तो जैसे जैसे हम इन्फिनिटी के तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट बन है। जितना ज़्यादा इधर, जितना जितना इधर है उतना ज़्यादा इलास्टिक है, जितना उतना ज़्यादा सब्सटीट्यूट है, जितना इधर है उतना कम सब्सटीट्यूट है फॉर कमोडिटी वाई। ऑन दी अदर हैंड इफ अगर ज़ीरो के तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अनरिलेटेड, नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है, अनरिलेटेड कमोडिटी है। EC शाल बी नेगेटिव व्हेन द कमोडिटी वाई इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कमोडिटी। और इधर अगर आ रहे हैं हम -1 -2, मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, सिंपल था एकदम। दिस वॉज ऑल अबाउट इलास्टिसिटी। हमने 3 तरह की इलास्टिसिटी देखी। बोलना है मेरे साथ साथ, जोर से बोलना है, घर की दीवारें हिलनी चाहिए, चिल्ला चिल्ला के बोलना है। बोलो कौन सी 3 इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। हमारे सिलेबस में 3 ही है, वैसे इलास्टिसिटी बहुत सारी है। जितने भी फैक्टर्स है, ये जितने भी फैक्टर्स हमने देखे, हर एक फैक्टर्स की इलास्टिसिटी निकालते आती है। तो हमने 3 देखी, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। अब देखेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डिमांड में इंक्रीज कब होती है, डिक्रीज कब होती है, एक्सपांशन कब होता है, कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, अलग अलग। ये अलग टॉपिक है, ये अलग डिस्कशन और ये अलग डिस्कशन है। ठीक है, दोनों अलग अलग डिस्कशन है। तो देखते हैं इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड। हम कब बोलते हैं कि डिमांड बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है। तो देखते हैं, व्हेन डिमांड चेंजेस नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट बिकॉज ऑफ चेंजेस इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। देखो, जब भी डिमांड चेंज हो रही है, लेकिन प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस की वजह से नहीं, कोई दूसरा डिटर्मिनेंट है, उसके वजह से अगर डिमांड चेंज हो रही है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। उससे हम बोलेंगे कि डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड व्हेन डिमांड चेंजेस नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस, प्राइस की वजह से नहीं, कोई दूसरे डिटर्मिनेंट की वजह से अगर डिमांड चेंज हो रही है, इट इज़ अ केस ऑफ इधर इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड मीन्स डिमांड बढ़ रही है एट सेम प्राइस। हमने क्या देखा, हमने देखा था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा, लॉ ऑफ डिमांड देखा अपन ने, लॉ ऑफ डिमांड में देखा कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है ना। लेकिन ऐसा क्यों था, बाकी के फैक्टर्स हमने, बाकी के जो डिटर्मिनेंट्स थे उनको हमने क्या बोला था, सिटरस पेरिबस, मतलब कांस्टेंट रखा था। लेकिन बाकी के फैक्टर्स की वजह से भी तो डिमांड कम ज़्यादा होती है। इनकम बढ़ेंगी तो डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेंगी तो डिमांड बढ़ेगी, है ना। फैशन में कोई चीज़ आएंगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो इंक्रीज इन डिमांड क्या बोलता है कि जो प्राइस है ना, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, फिर भी डिमांड बढ़ रही है या घट रही है। प्राइस कांस्टेंट होने के बावजूद भी डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड। अगर वो बढ़ रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। और अगर वो कम हो रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। इसे हम बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। कब, जब प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस को हमने चेंज नहीं किया, प्राइस कांस्टेंट है।
तो प्राइस कांस्टेंट होने के बावजूद भी डिमांड कम। सर ईशा सोच रही है सर प्राइस कांस्टेंट रही तो भी डिमांड कम ज़्यादा होगी क्या? यस ईशा, प्राइस हमारी कांस्टेंट रही तो भी डिमांड कम ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बाकी के फैक्टर्स तो काम करेंगे ना। इनकम कम ज़्यादा हो सकती है, पॉपुलेशन कम ज़्यादा हो सकती है। तो प्राइस कांस्टेंट रहने के बावजूद अगर डिमांड बढ़ती है तो उसे हम बोलते हैं इंक्रीज। प्राइस कांस्टेंट रहने के बावजूद अगर डिमांड कम होती है तो उसे हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, उसे हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। Increase in demand are shown by a shift to the right in the demand curve, which could be caused by a number of factors including rise in income, rise in the price of substitute। जैसे कि टी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे कि देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि टी की प्राइस बढ़ी है। किसकी प्राइस बढ़ी है? टी की प्राइस बढ़ी है। कॉफ़ी की प्राइस कैसी है? आज भी कांस्टेंट है, पहले भी जो थी आज भी वो थी। तो कॉफ़ी की प्राइस कैसी है? कांस्टेंट है। तो टी की प्राइस बढ़ गई तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई, लेकिन कॉफ़ी की तो प्राइस कांस्टेंट ही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इंक्रीज इन डिमांड का फिनोमिना है। कॉफ़ी की प्राइस चेंज हुई क्या? नहीं। तो कॉफ़ी की प्राइस चेंज नहीं हुई है, फिर भी कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई, इसी का तो मतलब सर इंक्रीज इन डिमांड हुआ। इसी का तो मतलब इंक्रीज इन डिमांड हुआ। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका जो सब्सटीट्यूट है, सब्सटीट्यूट क्या है? टी। टी की प्राइस बढ़ गई है ना, टी की प्राइस बढ़ गई। और फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो प्राइस, अब ये एग्जांपल है एक, एग्जांपल में प्राइस देखो 60 है, 60 पे डिमांड थी 500 यूनिट्स की। अब अगर हमको डिमांड बढ़ाना है लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से तो हमें इसकी प्राइस कम करना पड़ेगा। प्राइस कम करेंगे तो इसकी डिमांड 600 होंगी, है ना। प्राइस कम करेंगे तो डिमांड 600 होंगी। लेकिन अगर हमको इसकी डिमांड बढ़ाना है तो हमें इसकी प्राइस कम करना पड़ेगा। प्राइस कम करेंगे तो उसकी डिमांड 60 पे जाएगी, प्राइस कम करेंगे तो उसकी डिमांड 60 होगी। लेकिन हमने प्राइस कम किया है क्या? नहीं। प्राइस अगर हम कम करते हैं, एग्जाम्पल 30 करते हैं तो उसकी डिमांड 600 होगी। लेकिन हमने प्राइस कम किया क्या? नहीं, फिर भी उसकी डिमांड 600 हो गई। कैसे? क्योंकि कोई अदर फैक्टर जैसे कि सब्सटीट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री या इनकम जो अभी हमने ऊपर देखा उसमें चेंज हुआ होगा। तो फिर क्या हुआ? हमारा डिमांड कर्व यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। डिमांड कर्व हमारा यहाँ से डी से शिफ्ट होके D1 पे चला गया, डी से शिफ्ट होके D1 पे चले गया। अच्छा सर ये तो लाइन है, ये तो स्ट्रेट लाइन है। यस बच्चा, ये स्ट्रेट लाइन है, फिर भी इसे हम क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। इसे हम क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कैसा होता है? बोलो। लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। ये देखो यहाँ से ऐसा जा रहा है ना, लेफ़्ट टू राइट। अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, ओके। डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड मीन्स लेस डिमांड एट सेम प्राइस। प्राइस उतनी ही है लेकिन डिमांड कम हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। तो इसकी वजह से क्या होगा? लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होगा, हमारा डिमांड कर्व लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होगा। इंक्रीज इन डिमांड में राइट साइड में शिफ्ट होता था। देखो इंक्रीज में हमारा डिमांड कर्व कैसा राइट साइड में शिफ्ट हुआ ना, राइट साइड में शिफ्ट हुआ। लेकिन डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा? लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होगा। ओके, तो वो था डिक्रीज इन डिमांड। अब देखते हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉल इन द प्राइस, इट इज़ कॉल्ड द एक्सटेंशन और एक्सपांशन इन डिमांड। ये नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड वाला हो गया। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अभी हमारी प्राइस कितनी है? P1। P1 पे डिमांड कितनी आ रही है? Q1। कैसे? ये देखो ना, लाइन है ना, P1 पे हमारी डिमांड आ रही है Q1। अब अगर हमने इसकी प्राइस बढ़ा दी, प्राइस बढ़ा दी, बोलो तेजस्विनी, अगर प्राइस हमने P1 से P3 कर दी तो क्या होगा? डिमांड कम हो जाएंगी। तो डिमांड Q1 से कम होके Q3 हो गई। तो देखो डिमांड Q1 से कम होके Q3 हो गई, डिमांड Q1 Q
Q1 से कम होगी Q3 होगी। उसी तरह अगर हम प्राइस कम करते हैं, P3 लाते हैं, तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड Q2 होगी, डिमांड Q2 हो गई। ठीक है, तो अगर डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, Q1 से Q2 जा रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपांशन, इसे हम बोलते हैं एक्सपांशन। और अगर Q1 से Q3 जा रही है तो इसे क्या बोलते हैं हम? कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांड होना मतलब, एक्सपांड होना मतलब ये देखो, ये अभी वर्ड्स लिखे हैं, ये नॉर्मल है, इसको मैं क्या कर रहा? एक्सपांड कर रहा। और इसको अभी क्या कर रहा मैं? अगर छोटे कर दूँ उसको, तो उसका मतलब होगा कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ा था ना हमने एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन 9th-10th में साइंस में। एक्सपांड होना मतलब बढ़ना, कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब सिकुड़ना। तो अगर डिमांड बढ़ रही है, अगर प्राइस के चेंज के वजह से डिमांड बढ़ रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपांशन। और प्राइस में चेंज हो रहा है उस वजह से अगर डिमांड कम हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। होप आपको ये समझ में आ रहा है ना? चलो, इसके आगे अलग ही टॉपिक है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। यहाँ तक का बोलो, फटाफट एक रिवाइज कर लेते इसको एक बार 2 बार आपको पढ़ते रहना है ये बार बार। सबसे पहले हमने देखा डिमांड। डिमांड मतलब क्या? डिज़ायर होना चाहिए और एबिलिटी टू पे। सिर्फ इच्छाएं होने से कुछ नहीं होता साहब, इच्छाएं तो हमारी बहुत है। हम रोज़ अलग अलग ड्रेस पहने, कभी अरमानी का सूट पहने, कभी राडो की घड़ी पहने, ये हमारी अरमान है, ये हमारे डिज़ायर्स है। लेकिन डिज़ायर से कुछ नहीं होता, एबिलिटी टू पे भी होनी चाहिए, हमारी उतनी खरीदने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो डिज़ायर प्लस एबिलिटी टू पे मिल के क्या होता है? डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अदर थिंग्स बिंग कांस्टेंट, बाकी के सारी चीज़ों को कांस्टेंट रख दो, बाकी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रख दो, और बाकी के फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने के बाद अगर प्राइस में देखो, अदर थिंग्स बिंग कांस्टेंट, बाकी के फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट रख दिया और प्राइस में चेंज किया, प्राइस में चेंज किया तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया। प्राइस कम की, क्वांटिटी बढ़ी, प्राइस बढ़ाई, क्वांटिटी कम हो गई। रिलेटेड गुड्स, उसमें हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट मतलब चाय नहीं तो कॉफ़ी सही, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पेन एंड रिफिल, बगैर रिफिल के पेन नहीं चलेगा। ठीक है। इन्फीरियर गुड्स मतलब गिवन गुड्स। लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन में हमने देखा था गिवन गुड्स, इन्फीरियर गुड्स। ये कौन से गुड्स थे? जिनकी प्राइस कम होने के बाद भी उसकी डिमांड बढ़ने की जगह कम हो जाती है, उसको हमने बोला था गिवन गुड्स। अजम्पशन क्या थे इसके? कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट है, प्रेफरेंसेस कांस्टेंट है, फैशन कांस्टेंट है, रिलेटेड गुड्स की प्राइस कांस्टेंट है, फ्यूचर में प्राइस चेंज का हमें कुछ जानकारी नहीं है, पॉपुलेशन, एज, सेक्स रेशो, पॉपुलेशन सब कांस्टेंट है, रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स को सब सेम है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ नहीं आ रही, वेदर कंडीशंस जैसी है वैसी है। गिफन गुड्स एग्जांपल था, गिफन गुड्स मतलब एग्जांपल देखा था हमने ब्रेड, राइस, व्हीट। ठीक है। बाद में आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब इफेक्ट मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रेस्टीज इंपॉर्टेंट है, महंगी चीज़ चाहिए। तो महंगी चीज़ में ऐसे में क्या होता है, कोई ज्वेलरी, तो उसकी जितनी ज़्यादा प्राइस होती है उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ती है। स्पेकुलेशन, हमें लगता है कि फ्यूचर में उसकी प्राइस चेंज होने वाली है, अभी चेंज हुई है कि नहीं, फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाली है ऐसा समझ के हम क्या करते हैं, उसका कंजम्पशन कम ज़्यादा कर देते हैं। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस बढ़ेंगी तो डिमांड कम होगी, लेकिन फ्यूचर में हमको लगता है कि प्राइस बढ़ने वाली है पेट्रोल की, तो हम आज ही पेट्रोल भरा लेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस और इल्यूशन, कभी कभी कंज्यूमर को लगता है जो महंगा है वो अच्छा है, जो महंगा है वो अच्छा है। ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई हमने देखा था, विलिंगनेस टू सप्लाई, हमारी इच्छा होना चाहिए बेचने की, और साथ ही साथ विलिंग टू सप्लाई व्हेन, हमें हमारी इच्छा होना चाहिए और हमारे पास स्टॉक होना चाहिए और एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेचने की इच्छा होनी चाहिए। सप्लाई मतलब क्या है, हमारी एक पर्टिकुलर प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करने की इच्छा होनी चाहिए, इसी के साथ साथ हमारे पास वो मटेरियल भी होना चाहिए, इसी के साथ साथ हमारे पास वो मटेरियल भी होना चाहिए। सेटेरिस पेरिबस मतलब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स मतलब डिटर्मिनेंट्स, फैक्टर्स मतलब डिटर्मिनेंट्स रिमेनिंग कांस्टेंट, फैक्टर्स डिटर्मिनेंट रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है। सप्लाई का और प्राइस का कैसा रिश्ता था? पवित्र रिश्ता, डायरेक्ट रिलेशनशिप। प्राइस का और डिमांड का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। अजम्पशन सेम वैसे ही थे, ऊपर जैसे थे। इक्विलिब्रियम कब आएगा?
इक्विलिब्रियम इस तरह यहाँ पे आता है। इक्विलिब्रियम हमने देखा है, ये आगे चार्ट में हमने देखा था कि अगर प्राइस ज़्यादा रख देंगे, अगर हम प्राइस ज़्यादा रख देंगे तो उसकी डिमांड कैसी होगी, डिमांड एकदम कम होगी, और सप्लाई कैसा होगा, ज़्यादा। सप्लाई ज़्यादा क्यों होगा, ज़्यादा रेट पे हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन ज़्यादा महंगा होगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं, इसलिए उसकी डिमांड कम। उसी तरह अगर प्राइस कम रख देंगे तो डिमांड बहुत ज़्यादा होगा लेकिन सप्लाई कुछ भी नहीं। डिमांड ज़्यादा क्यों, सस्ता है तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे, और सप्लाई कम क्यों, कम रेट में कोई बेचेगा नहीं क्योंकि हमें प्रॉफिट नहीं होगा, तो प्राइस कम कम होते जाएगी और यहाँ पे प्राइस बढ़ते जाएगी। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड होगा, तो इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो उसी तरह ये चार्ट से समझ लेंगे एक बार। तो मान लेते हैं अगर प्राइस इतनी है, प्राइस एकदम यहाँ पे है, तो इतनी प्राइस पे डिमांड होती है, इतनी प्राइस पे डिमांड एकदम कम है, इतनी सी डिमांड है। और अगर प्राइस इतनी है, एकदम सस्ती प्राइस है, तो एकदम सस्ती प्राइस पे देखो डिमांड कितनी ज़्यादा है, इतनी है। लेकिन जब प्राइस इतनी ज़्यादा है, ज़्यादा प्राइस है, तो देखो सप्लाई कितना कर रहे हैं लोग, सप्लाई इतना सारा है, हर कोई वो प्रोडक्ट बेचना चाहता है। क्यों, क्योंकि महंगा बिक रहा है, महंगा बिक रहा है मतलब सेल्स महंगा बिक रहा है मतलब उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। तो प्राइस ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा है, लेकिन प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है। देखो सप्लाई की क्वांटिटी देखो कितनी ज़्यादा है, सप्लाई की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा और क्वांटिटी डिमांडेड इतना कम, सप्लाई इतना ज़्यादा, क्वांटिटी डिमांडेड इतना कम, तो इतनी बड़ी गैप रह गई, इतनी बड़ी गैप रह गई। मतलब ये वाला एग्जांपल है, 45 यूनिट सरप्लस रह जाएंगे। उसी तरह अगर प्राइस एकदम कम कर दी हमने तो उसकी डिमांड एकदम बढ़ जाएंगी। देखो इतनी सारी डिमांड आ गई उसकी, लेकिन सप्लाई कितना होगा उसका, सप्लाई सिर्फ इतना होगा। ये जो लाइन है ना, ये सप्लाई की लाइन पे और ये लाइन पे जो मिल रहा है, ठीक है। सप्लाई कैसे निकाल रहा हूँ मैं, देखो ये सप्लाई वाला लाइन है, ये सप्लाई की लाइन है। तो देखो इतनी, अगर प्राइस एकदम कम है तो सप्लाई एकदम कम है, और डिमांड देखो कितनी ज़्यादा है, डिमांड इतनी ज़्यादा है। तो वापस से क्या होगा, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, तो 50 यूनिट की शॉर्टेज हो गई। तो क्या होगा, प्राइस यहाँ से कम होके यहाँ पे कम होंगी और यहाँ पे बढ़ेगी, और एक ऐसा इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई, डिमांड और सप्लाई कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। इस प्राइस को, ये जो प्राइस है इस प्राइस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। सिंपल था, रिवाइंड करके एक बार फिर देखो आप, अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था हमने, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द फैक्टर्स, है ना, सिंपल है एकदम। ओके चलो यहीं रुकते हैं। आपको ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसकी रिवीजन वगैरह करना है। कोई भी डाउट्स आए तो आपको बेझिझक मुझे व्हाट्सएप करना है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। चलो टेक केयर, बाय, अलविदा, गॉड ब्लेस यू।